नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत है से। नक्सलियों की सफाई के लिए बनेगी नई रणनीति। 8 मई को पीड़ित राज्यों की बैठक। गृह मंत्री ने माओवादियों को बताया विकास विरोधी। किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों का तमिलनाडु बंद। कावेरी डेल्टा समेत कई इलाकों में व्यापक असर। कर्ज माफी की मांग। उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में आर्मेनिया से 3 अंतरिक्ष, संस्कृति और युवा मामलों में बढ़ेगा सहयोग। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात में मजबूत रिश्तों पर जोर। मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा पहली नजर में नहीं बनता मामला। प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज। देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट हैक। लिखे गए पाकिस्तानी नारे। पुलिस जांच शुरू। और आइए देखते हैं पहली खबर। सरकार नक्सलियों से मुकाबले के लिए नीति की समीक्षा करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रायपुर में यह ऐलान किया। सुकमा में बड़े नक्सली हमले के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। गृहमंत्री ने नक्सलियों को विकास विरोधी भी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को रायपुर में सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ को कई सफलताएं मिली हैं, इसलिए हमला बौखलाहट में किया गया है। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो एलडब्ल्यूई की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे। और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है। गृह मंत्री ने अस्पतालों में घायल जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने नक्सलियों पर विकास विरोधी होने का आरोप भी लगाया। और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की अब उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। न केवल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मजबूती के साथ, बल्कि आने वाले समय में और सफलतापूर्वक वहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे। सुकमा में वारदात स्थल पर सीआरपीएफ का विशेष दस्ता गश्त कर रहा है। ये इलाका घने जंगलों में है। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलियों ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि जल्दी इस जो घटना हुई इसका हम बदला लेंगे और नक्सलियों को उनको मतलब कि उनके मान में वहाँ पे जिनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे जाके उनको नुकसान पहुँचाएंगे। नक्सलियों का हमला सोमवार को सुकमा जिले के काला पथार इलाके में हुआ। नक्सलियों ने बुरकापाल और जागरगुड़ा के बीच बन रही सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों पर हमला किया। इसमें सीआरपीएफ के 25 जवानों की जान चली गई। पिछले 7 साल में सुरक्षा बलों पर यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जी हैं। प्रकाश सिंह जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सर, जिस तरीके से पूरा हमला और इससे पहले कई घटनाएं हुई हैं, हम लोग पहले भी इसको लेकर चर्चा करते रहे हैं। आपने कई बार जिक्र किया कि जो खामियां हैं उस पर सरकारें ध्यान नहीं देती, इसके चलते इस तरह के हमले बार बार सामने आते हैं। इस बार जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह की समिति की बात हो रही है, प्रभावित राज्यों की बैठक की बात हो रही है, क्या हम पुराने रास्ते पर हैं या कुछ नया दिख रहा है आपको? थोड़ा नया तो ज़रूर दिख रहा है कि क्योंकि गृहमंत्री महोदय ने ये कहा है कि जो प्रभावित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाने का प्रस्ताव है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और खैर देर से ही सही पर दुरुस्त है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बैठक में भारत सरकार की जो नक्सलियों से निपटने की जो नीति है वो सही ढंग से परिभाषित की जाए, क्योंकि इस समय बहुत कन्फ्यूजन इस बात का है कि केंद्र सरकार की नीति क्या है। केंद्र सरकार की नीति सिवाय इसके कि हम संसाधन उपलब्ध करा देंगे, जनशक्ति दे देंगे, हथियार दे देंगे,
ड्रोन्स उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा और अभी कोई सामरिक नीति या स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी होती है उस तरह की बात केंद्र सरकार द्वारा नहीं कही गई है। और ऐसा नहीं कहने के फलस्वरूप अलग अलग सरकारें जो हैं वो अपने अलग अलग समझ के अनुसार, अपने स्थिति के आकलन के अनुसार, अपने असेसमेंट के अनुसार उन्होंने अपनी अपनी नीति को चल रहे हैं। अब सही मायने में कहा जाए तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। नीतीश बाबू एक भाषा बोलते हैं, ममता जी दूसरी भाषा बोलती हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ और सुनाई पड़ता है। कहीं एक राग या एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी की बात अभी तक नहीं सुनाई पड़ी है। और मुझे आशा है कि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है उसमें इस तरह की एक ऑल इंडिया स्ट्रेटजी क्या होगी माओवादियों से लड़ने की, वो परिभाषित की जाएगी, वो कोडिफाई की जाएगी और तदनुसार सारे राज्यों को इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाएंगे। और एक दूसरा जो सवाल खड़ा होता है सिंह साहब, वो ये है कि जो इक्विपमेंट या जो सिस्टम उन इलाकों के लिए हमारे सुरक्षा बलों के पास होना चाहिए उससे बहुत दूर खड़े हैं, और यही बड़ी वजह दिखती है। कई जानकार कहते हैं कि जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। देखिए, मेरे विचार से हथियारों में कमी नहीं है। वैसे हथियारों में सुधार की, संचार व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट की तो खैर बराबर गुंजाइश बनी रहेगी, पर मेरे समझ से हथियार की कमी नहीं है। अगर कमी किसी बात की है तो देखिए 3 चीज़ें होती है। मैं मानता हूं कि कोई यूनिट जब वहां जाती है तो उसको मतलब आधुनिक हथियार उसके पास होने चाहिए, उसकी अच्छी ट्रेनिंग करके वहाँ जाना चाहिए, काउंटर इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग करके जाना चाहिए, और अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, उत्तम नेतृत्व होना चाहिए। सुकमा में जो घटना हुई वो हथियार की कमी से नहीं हुई। मेरे ख्याल में कमी अगर हुई तो टैक्टिकल मिस्टेक्स वहाँ हुई और लीडरशिप जिस स्तर की होनी चाहिए वो नहीं थी। इस 2 कारणों से ये घटना हुई है। क्योंकि देखिए, आप रोड ओपनिंग पार्टी अभी पिछले महीने मार्च 11 को एक घटना हो चुकी है जी। उसी ज़िले में हो चुकी है। उसके बाद इन सीआरपी की इस जो है इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे कि ताकि उस तरह की गलती फिर ना होने पाए। बावजूद उसके इन्होंने कुछ ऐसी गलती की। एक जगह ये लोग देखिए, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में कभी फोर्सेस को इकट्ठे नहीं होना चाहिए, उनका क्लस्टर नहीं बनना चाहिए, उनका एक समूह नहीं बनना चाहिए, उनका एक ग्रुप नहीं बनना चाहिए। पर ऐसा लगता है कि खाना खाने के समय ये लोग कुछ एक जगह इकट्ठे हो गए थे और उस समय जब फायरिंग हुई तो बर्स्ट फायर में काफ़ी लोग एक झटके में मारे गए, वरना इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होनी नहीं चाहिए थे। और 99 आदमियों की सीआरपी की टुकड़ी थी। मैं समझता हूँ 99 आदमी ट्रेंड मैन पावर हो, मोटिवेटेड मैन पावर हो, अच्छी लीडरशिप हो तो 500 आदमी का सामना कर सकते हैं, 300 क्या होते हैं जी। पर वो ऐसा नहीं कर पाए और वो एट द रिसीविंग एंड रहे। और कहते तो हैं ये लोग कि काफ़ी कुछ माओवादी मारे, इन्होंने ज़रूर मारे होंगे पर लाश कोई नहीं ये हासिल कर पाए। लाश सब वो अपनी, अगर मारे भी गए तो सारी लाश वो अपनी ले गए जी। तो मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत अच्छा इनकाउंटर था। इसमें सीआरपी को ही क्षति ज़्यादा हुई। एट द रिसीविंग एंड यही लोग थे और आक्रामक जो थे वो माओवादी थे। और दूसरा एक सर, इस पर एक बड़ी बहस भी है। मैं समझना चाहूँगा कि आपने उन कई इलाकों में आप रहे, आपने करीब से देखा इस तरह के ऑपरेशंस को। नक्सल जिन इलाकों में प्रभावित है या प्रभावी है वहाँ पर, जहाँ पर इनका मैं कहूँ कि सुकमा की अगर बात करूँ, क्या ये समस्या सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक तौर पर है या फिर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वहाँ पर बदलाव इस समस्या का निदान हो सकता है, या फिर फोर्सेस या ज़्यादा सख्ती के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो निदान हो सकता है? देखिए, ये जो माओवाद की समस्या है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये केवल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है कि बल प्रयोग से हम इसको ठीक कर दें, बल्कि ये देखा गया है कि बल प्रयोग से जहाँ कुछ ठीक भी किया गया, अगर किसी क्षेत्र से माओवादियों को सफाई कर दिया गया, उसके बाद बड़ी भारी जो कमी हमने देखी है वो ये है कि जो इलाका माओवादियों से क्लियर हो गया वहाँ पे फिर प्रशासनिक जो ढांचा है उसको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जन सुविधाएँ हैं, अपना अस्पताल है, स्कूल है, पंचायत है, ये सब चीज़ें वहाँ फंक्शनल हो जानी चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में डेवलपमेंट होना चाहिए। पर ये देखा गया है कि जो एरिया सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियर कर देते हैं वहाँ भी प्रशासनिक तंत्र जिस ढंग से मूव करना चाहिए और उस वैक्यूम को भरना चाहिए वो नहीं भरता। नतीजा ये होता है कि वो वैक्यूम बना रहता है और कालांतर में नक्सली फिर वहाँ से आ जाते, वहीं फिर आ जाते हैं और फिर उस जगह पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं।
तो ये इसको देखिए केवल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं समझना है, इसको हमें कई स्तर पे इससे निपटना पड़ेगा। इसको शांति व्यवस्था के स्तर पे निपटना पड़ेगा, इसको हमें आर्थिक स्तर पे निपटना पड़ेगा, इसको हमें सामाजिक स्तर पे निपटना पड़ेगा, इसको हमें राजनीतिक स्तर पे निपटना पड़ेगा, इसको हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पे निपटना पड़ेगा। इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि सारे सरकारी तंत्र जो है, सरकार का हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभाए इस समस्या से निपटने के लिए। और हर विभाग की जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग की तो है ही, रेवेन्यू विभाग की है, फॉरेस्ट विभाग की है, सभी विभाग की है अपनी। जब तक सब विभाग मिलकर इस समस्या से नहीं निपटेंगे, परंतु दुर्भाग्य से ये मान लिया गया है कि एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और सुरक्षा बल ही इससे इसका समाधान निकाल सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर कि कई लोग जिस तरीके से इस मसले को देखते रहे हैं, कई जानकार जिन्होंने इन इलाकों का दौरा किया है, वो ये भी कहते हैं कि जब संख्या 300, 500 या 1000 की होती है तो ऐसे में समस्या लॉ एंड ऑर्डर से अलग कहीं उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर है, उनके आर्थिक खामियों को लेकर है। क्या हमने पिछले 2 दशक में इस दिशा में कदम उठाए नहीं, या सिर्फ कागजी कदम उठाए? क्योंकि सरकारें जब बनती हैं, बदलती हैं, तो काफ़ी चर्चा होती है कि इन इलाकों को लेकर एक नई स्कीम है, डेवलपमेंट को लेकर हम वहाँ पर काम कर रहे हैं और पेपर्स में काफ़ी कुछ नज़र आता है, लेकिन शायद हकीकत से हम दूर खड़े देखते हैं। देखिए, कुछ योजनाएं तो बनी हैं, पर वो कितना लागू हो पाई हैं इसके बारे में काफ़ी संदेह है। अब जैसे गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बिल पास किया है कि आदिवासियों को जंगल में जो उनका अधिकार है वो जो परंपरागत अधिकार रहा है वो दिया जाएगा और बाहरी आदमी वहाँ नहीं आएंगे। इसी तरह से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की बात हुई है, उसका भी एक बिल पास हो गया है। अभी तक ये होता था, जो डेवलपमेंट का काम होता था तो उसमें डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे जो आदिवासी हैं, जनजाति के लोग हैं, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते थे, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री खड़ी होनी है, वहाँ कोई प्रोजेक्ट बनना है, और इनका रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन नहीं होता था। और रिहेबिलिटेशन के अभाव में ज़मीन से भी बेदखल हो गए, फिर ये नक्सली हो जाते थे। फिर खैर सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की ओर, पर ये उतना प्रभावी शायद नहीं हो सका है जितना होना चाहिए था, वरना इसके और अच्छे परिणाम दिखते। और दुर्भाग्य से देखिए, अब जैसे झारखंड में सरंडा का क्षेत्र है, कहा जाता है कि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली कर दिया। जयराम रमेश भूतपूर्व जो मंत्री थे वो कई बार उस क्षेत्र में गए और बड़े भावुक होकर शायद उन्होंने एक बार यहाँ तक कहा था कि मैं चाहूँगा कि मेरा अंतिम संस्कार यहीं हो, इसी क्षेत्र में हो। इतना ज़्यादा उस जगह से अटैच हो गए थे। तो उस क्षेत्र को नक्सलियों से तो खाली कर दिया गया था, परंतु बाद में मुझे जो सुनाई पड़ा और कुछ और लोगों ने उसकी पुष्टि की, वहाँ की ज़मीन को कॉरपोरेट ग्रुप्स को अलॉट कर दिया। एक बड़ी समस्या है। और फिर जो वहाँ के लोग हैं, जनजाति के लोग, आदिवासी लोग, वो समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। सरकार एक तरफ क्लियर तो करती है, फिर पर ये ज़मीन कॉरपोरेट ग्रुप्स को अलॉट कर देती है माइनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी काम हो रहा है उसमें एक ईमानदारी से होना चाहिए, सिंसियरिटी से होना चाहिए, और आदिवासियों की भलाई करने की इच्छा से और उद्देश्य से होनी चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं प्रकाश सिंह जी, जो आपने बातें कही हैं उन तमाम बातों को समाहित करते हुए सरकार जो नई रणनीति की बात कर रही, शायद उस ओर आगे बढ़े और इस समस्या का हमेशा के लिए अंत हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तमिलनाडु में केंद्र और राज्य से किसानों के मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों के बंद का कई इलाकों में खासा असर दिखाई दिया। डीएमके कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो विपक्षी पार्टियों की मांग में किसानों की कर्ज माफी, सूखा पीड़ित इलाकों में मुआवजा और कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु में किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों के बुलाए बंद की।
किसानों ने कावेरी डेल्टा इलाके समेत राज्य के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मदुरई और कांचीपुरम समेत कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम और रेल रोकने की कोशिश की। इसके बाद आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया। तिरुवरूर में प्रदर्शन कर रहे डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन को हिरासत में लिया गया। Delta farmers agitate today for the calling the Bandh due to the government, which is not consider the even the Supreme Court order. They are ordered to appoint the management committee of the Kaveri River Water. कावेरी डेल्टा जिलों में बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। दूसरे इलाकों में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। बाजार, दुकानें और निजी संस्थाएं बंद रखे गए, लेकिन बैंक, सरकारी दफ्तर और आवश्यक सेवाएं खुली रहीं। विपक्षी पार्टियों ने बंद पूरी तरह से कामयाब करार दिया है। डीएमके के अलावा कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और आईएमयूएल ने बंद का समर्थन किया था। Bandh has been very successful and it's against the Modi and Modi's Binami government in Tamil Nadu. The people against it. तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी के कई इलाकों में भी बंद का असर दिखाई दिया। सत्तारूढ़ एआईडीएमके ने विपक्ष के बंद की आलोचना की है और इसे जन विरोधी करार दिया है। எந்தவிதமான பாதிப்பு மக்களுக்கு ஏற்படாது, அதற்கு ஆவி நிர்வாகம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது। பால் உற்பத்தியாளர்கள் இந்த பந்திலே கலந்துக்கிற மாட்டாங்க। बंद को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों की कर्ज माफी, सूखे पीड़ित किसानों के लिए मुआवजा, कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने और हाइड्रोकार्बन परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। डीएमके ने किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। तमिलनाडु में सूखे से जूझ रहे किसान अब हर एक मंच और हर एक मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां वो अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन दूसरी ओर डीएमके हर एक मौके का इस्तेमाल कर रहा है जहां राज्य में वो एआईडीएमके को हटाकर सत्ता में वापसी कर सके। नागापट्टनम में कैरोन जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कृषि वर्ष 2017-18 में देश में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक अच्छे मानसून से 27.3 करोड़ टन अनाज पैदा होगा। इससे कृषि की विकास दर भी 4% के आसपास बनी रहेगी। सरकार 5 साल में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए भी कई कदम उठाने जा रही है। खरीफ अभियान के तहत विज्ञान भवन में देश भर के कृषि अधिकारी भावी रणनीतियों पर मंथन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का फोकस 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। कृषि वर्ष 2016-17 में देश में करीब 27.19 करोड़ टन अनाज पैदा होने का आकलन है। अगले साल ये आंकड़ा और बढ़ेगा। गेहूं का उत्पादन भी 96.64 मिलियन टन अनुमानित है, जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। मौजूदा वर्ष का गेहूं उत्पादन 15-16 के उत्पादन की तुलना में 4.5 मिलियन टन अधिक है। इन उपलब्धियों के बाद भी खेती बाड़ी चुनौतियों से भरी है। बढ़ती लागत के साथ कृषि क्षेत्र में असंतोष परेशानी का कारण बन रहा है। वाजिब दाम के मसले पर खास चिंता है। इसके लिए सरकार का जोर मंडी सुधारों पर है। सरकार छोटे और मझोले किसानों पर ज्यादा ध्यान देगी। छोटे किसान हैं वो न तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, न कोई खुद के लिए वो उसका बचना ही मुश्किल है। तो इनको कैसे इसमें और ताकत दे, इनके लिए राज्यों से भी अपेक्षा है कि वो कुछ सुझाव दे। 2 दिनों तक दिल्ली में चलने वाले राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का फोकस वैसे तो खरीफ अभियान 2017 है, लेकिन खेती से जुड़े तमाम सवालों पर भी चर्चा हो रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। आर्मेनिया यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने येरेवन में आर्मेनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैरन कार्पेटियान से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें आपसी सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। बाद में दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौते हुए, जिसमें अंतरिक्ष, सांस्कृतिक और युवा सहयोग शामिल हैं। उपराष्ट्रपति येरेवन में आर्मेनिया के जनसंहार स्मारक जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा वो येरेवन विश्वविद्यालय में भी छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 26 अप्रैल को यात्रा के अगले पड़ाव में पोलैंड की राजधानी वार्सा के लिए रवाना होंगे।
देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट आज हैक कर ली गई, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बीएचयू जैसे संस्थान शामिल हैं। इनकी वेबसाइट पर पाकिस्तानी नारे लिखे गए, जिनमें कश्मीर से जुड़े भी कुछ नारे हैं। हैकर ग्रुप का नाम पीएचसी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि वो पूरे मामले को देख रहा है और जल्द ही वेबसाइट ठीक हो जाएगी। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के आईटी विभाग की वेबसाइट भी वो ठीक करने में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज सेना, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कश्मीर घाटी के हालात की समीक्षा की गई है। घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने, छात्रों में बढ़ते असंतोष जैसे मुद्दे एजेंडे में शामिल थे। ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है कि कल ही महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टीम बनाने को मंजूरी दे दी है। ये टीम निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए काम करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि एंटी भूमाफिया टीम का गठन मंडल, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, जिसमें पुलिस की भी जिम्मेदारी तय होगी। इसके अलावा महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर स्कूल, कॉलेजों और ऑफिसों में अब छुट्टी नहीं होगी और विशेष आयोजन किए जाएंगे। सरकार ने इस तरह की 15 छुट्टियों को चिन्हित किया है। मालेगांव धमाके की साजिश रचने वाली आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। हालांकि मामले में एक और आरोपी पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका खारिज हो गई। साध्वी प्रज्ञा 9 वर्षों से जेल में थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रज्ञा के खिलाफ पहली नज़र में कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ न करने और बुलाने पर हाजिर होने का आदेश दिया। प्रज्ञा को जमानती रकम के लिए 5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। उन्हें एनआईए के पास पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। अमेरिका ने H-1B वीज़ा के मुद्दे पर नरम रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टूनर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध चाहता है और भारतीय कंपनियों की ओर से किया जा रहा निवेश उनके लिए मायने रखता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वीज़ा को जारी रखने की प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रहा है और उसे मजबूत करने के तरीके खोज रहा है। इससे पहले अमेरिकी दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने H-1B वीज़ा का मामला ट्रंप प्रशासन के सामने उठाया था। उधर न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने अमेरिका की नई वीज़ा नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एप्पल और IBM जैसी अमेरिकी कंपनियों ने अगर दुनिया भर से टैलेंट को हायर नहीं किया होता तो आज वो दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल नहीं होती। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना है कि डूबे कर्ज की समस्या से भारत के बैंक परेशान हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के कार्यक्रम में बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे निवेश पर भी असर पड़ रहा है। उनके मुताबिक डूबे कर्ज की समस्या 20 से 30 खातों तक सीमित है और इसका समाधान निकालना संभव है। वित्त मंत्री ने कहा कि उदारीकरण से पहले बने भ्रष्टाचार निरोधक कानून से समस्या सुलझाने में दिक्कत आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन पर बात की, जिसमें मधेशियों और सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में चर्चा हुई और नेपाल में संविधान में मधेशियों की मांगों को लेकर किए जा रहे बदलाव की भी जानकारी दी गई। पुचन ने नेपाल में 20 साल बाद होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। उन्होंने इन चुनावों को सफल बनाने में भारत की मदद की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को आश्वस्त किया है कि नेपाल की स्थिरता और विकास में भारत उनके साथ है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आज भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। बुधवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच ट्रंकोमाली में एक बंदरगाह विकसित करने के संयुक्त प्रोजेक्ट पर बातचीत होगी। इस प्रोजेक्ट में पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने पर भी बात होनी है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका का दौरा करेंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।